बहुत से लोग यहाँ वहाँ सिर लटकाए बैठे थे, जैसे किसी का मातम करने आए हों। कुछ लोग अपनी पोटलियां खोलकर खाना खा रहे थे। दो एक व्यक्ति पगड़ियां सिर के नीचे रखकर कंपाउंड के बाहर सड़क के किनारे बिखर गए थे। छोले कुलचे वाले का रोजगार गर्म था और कमेटी के नल के पास एक छोटा मोटा क्यू लगा था। नल के पास कुर्सी डालकर बैठा अर्जीनवीस धड़ाधड़ अर्जिया टाइप कर रहा था। उसके माथे से बहकर पसीना उसके होठों पर आ रहा था, लेकिन उसे पोंछने की फुर्सत नहीं थी। सफेद दाढ़ियों वाले दो तीन लंबे ऊंचे जाट अपनी लाठियों पर झुके हुए उसके खाली होने का इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए अर्जीनवीस ने जो टाट का पर्दा लगा रखा था वह हवा से उड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर मोढ़े पर बैठा उसका लड़का अंग्रेजी प्राइमर को रट्टा लगा रहा था। CAT कैट कैट माने बिल्ली, BAT बैट बैट माने बल्ला, FAT फैट फैट माने मोटा। मीजों के आधे बटन खोले और बगल में फाइलें दबाए कुछ बाबू एक दूसरे से छेड़खानी करते रजिस्ट्रेशन ब्रांच से रिकॉर्ड ब्रांच की तरफ जा रहे थे। लाल बेल्ट वाला चपरासी आसपास की भीड़ से उदासीन अपने स्टूल पर बैठा मन ही मन कुछ हिसाब कर रहा था। कभी उसके होंठ हिलते थे और कभी सिर हिल जाता था। सारे कंपाउंड में सितंबर की खुली धूप फैली थी। चिड़ियों के कुछ बच्चे डालों से कूदने और फिर ऊपर को उड़ने का अभ्यास कर रहे थे और कई बड़े बड़े कौए पोर्च के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर रहे थे। एक 70-75 की बुढ़िया जिसका सिर कांप रहा था और चेहरा झुर्रियों के गुंजल के सिवा कुछ नहीं था, लोगों से पूछ रही थी कि वह अपने लड़के के मरने के बाद उसके नाम अलॉट हुई जमीन की हकदार हो जाती है या नहीं। अंदर हॉल कमरे में फाइलें धीरे धीरे चल रही थी। दो चार बाबू बीच की मेज के पास जमा होकर चाय पी रहे थे। उनमें से एक दफ्तरी कागज पर लिखी अपनी ताज़ा गजल दोस्तों को सुना रहा था और दोस्त इस विश्वास के साथ सुन रहे थे कि वह गजल उसने शमा या 20वीं सदी के किसी पुराने अंक में से उड़ाई है। अजीज साहब, ये शेर आपने आज ही कहे हैं या पहले के कहे हुए शेर आज अचानक याद हो आए हैं? सांवले चेहरे और घनी मूंछों वाले एक बाबू ने बाईं आंख को जरा सा दबाकर पूछा। आसपास खड़े सब लोगों के चेहरे खिल गए। यह बिल्कुल ताज़ा गजल है, अजीज साहब ने अदालत में खड़े होकर हल्फिया बयान देने के लहजे में कहा। इससे पहले भी इसी वजन पर कोई और चीज कही हो तो याद नहीं। और फिर आंखों से सबके चेहरों को टटोलते हुए वे हल्की हंसी के साथ बोले, अपना दीवान तो कोई रिसर्चदा ही मुरत्तब करेगा। एक फरमाइशी कहकहा लगा जिसे शीशी की आवाजों ने बीच में ही दबा दिया। कह पर लगाई गई इस ब्रेक का मतलब था कि कमिश्नर साहब अपने कमरे में तशरीफ ले आए हैं। कुछ देर का वक्फा रहा जिसमें सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह की फाइल एक मेज से एक्शन के लिए दूसरी मेज पर पहुंच गई। सुरजीत सिंह वल्द गुरमीत सिंह मुस्कुराता हुआ हॉल से बाहर चला गया और जिस बाबू की मेज से फाइल गई थी वह 5 रुपए के नोट को सहलाता हुआ चाय पीने वालों के जमघट में आ शामिल हुआ। अजीज साहब अब आवाज जरा धीमी करके गजल का अगला शेर सुनाने लगे। साहब के कमरे से घंटी हुई। चपरासी मुस्तैदी से उठकर अंदर गया और उसी मुस्तैदी से वापस आकर फिर अपने स्टूल पर बैठ गया। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने मेज पर रखे ढेर से कागजों पर एक साथ दस्तखत किए और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया। लेटिशिया बाल्ड्रिज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वे पढ़ चुके थे और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में J.D. रैटक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। कंपाउंड में पेड़ के नीचे बिखर कर बैठे लोगों में 4 नए चेहरे आज शामिल हुए थे।
एक अधेड़ आदमी था जिसने अपनी पगड़ी जमीन पर बिछा ली थी और हाथ पीछे करके तथा टांगे फैलाकर उस पर बैठ गया था। पगड़ी के सिरे की तरफ उससे जरा बड़ी उम्र की एक स्त्री और एक जवान लड़की बैठी थी और उनके पास खड़ा एक दुबला सा लड़का आसपास की हर चीज को घूरती नजर से देख रहा था। अधेड़ मर्द की फैली हुई टांगे धीरे धीरे पूरी खुल गई थी और आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि कंपाउंड के बाहर से भी बहुत से लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया था। वह बोलता हुआ साथ अपने घुटने पर हाथ मार रहा था। सरकार वक्त ले रही है। 10-5 साल में सरकार फैसला करेगी कि अर्जी मंजूर होनी चाहिए या नहीं। सालों, यमराज भी तो हमारा वक्त गिन रहा है। उधर वह वक्त पूरा होगा और इधर तुमसे पता चलेगा कि हमारी अर्जी मंजूर हो गई है। चपरासी की टांगे जमीन पर पुख्ता हो गई और वह सीधा खड़ा हो गया। कंपाउंड में बिखर कर बैठे और लेटे हुए लोग अपनी अपनी जगह पर कस गए। कई लोग उस पेड़ के पास आ जमा हुए। 2 साल से अर्जी दे रखी है कि सालों, जमीन के नाम पर तुमने मुझे जो गड्ढा अलॉट कर दिया है उसकी जगह कोई दूसरी जमीन दो। मगर 2 साल से अर्जी यहाँ के 2 कमरे ही पार नहीं कर पाई। वह आदमी अब जैसे एक मजमे में बैठकर तकरीर करने लगा। इस कमरे से उस कमरे में अर्जी के जाने में वक्त लगता है। इस मेज से उस मेज तक जाने में भी वक्त लगता है। सरकार वक्त ले रही है। लो, मैं आ गया हूँ आज यहीं पर अपना सारा घर बार लेकर। ले लो जितना वक्त तुम्हें लेना है। 7 साल की भूखमरी के बाद सालों ने जमीन दी है मुझे 100 मरले का गड्ढा। उसमें क्या मैं बाप दादों की अस्थियां गाड़ूंगा? अर्जी दी थी कि मुझे 100 मरले की जगह 50 मरले दे दी, लेकिन जमीन तो दो। मगर अर्जी 2 साल से वक्त ले रही है। मैं भूखा मर रहा हूँ और अर्जी वक्त ले रही है। चपरासी अपने हथियार लिए हुए आगे आया, माथे पर त्योरिया और आंखों में क्रोध। आसपास की भीड़ को हटाता हुआ वह उसके पास आ गया। ए मिस्टर, चल हिया से बाहर। उसने हथियारों की पूरी चोट के साथ कहा। चल उठ। मिस्टर आज यहाँ से नहीं उठ सकता। एक वह आदमी अपनी टांगे थोड़ी और चौड़ी करके बोला। मिस्टर आज यहाँ का बादशाह है। पहले मिस्टर देश के बेताज बादशाहों की जय बुलाता था। अब वह किसी की जय नहीं बुलाता। अब वह खुद यहाँ का बादशाह है। बेलाज बादशाह, उसे कोई लाज शर्म नहीं है। उस पर किसी का हुक्म नहीं चलता। समझे चपरासी बादशाह, अभी तुझे पता चल जाएगा कि तुझ पर किसी का हुक्म चलता है या नहीं। चपरासी बादशाह और गर्म हुआ। अभी पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा तो तेरी सारी बादशाही निकल जाएगी। हाँ हाँ, बेलाज बादशाह हंसा। तेरी पुलिस मेरी बादशाही निकालेगी? तू बुला पुलिस को। मैं पुलिस के सामने नंगा हो जाऊंगा और कहूंगा कि निकालो मेरी बादशाही। हम में से किस किस की बादशाही निकालेगी पुलिस? ये मेरे साथ 3 बादशाह और हैं। यह मेरे भाई की बेवा है, उस भाई की जिसे पाकिस्तान में टांगों से पकड़कर चीर दिया गया था। यह मेरे भाई का लड़का है जो अभी से तपेदिक का मरीज है, और यह मेरे भाई की लड़की है जो अब ब्याहने लायक हो गई है। इसकी बड़ी कुंवारी बहन आज भी पाकिस्तान में है। आज मैंने इन सबको बादशाही दे दी है। तू ले आ जाकर अपनी पुलिस कि आकर इन सब की बादशाही निकाल दे। कुत्ता साला। अंदर से कई एक बाबू निकलकर बाहर आ गए थे। कुत्ता साला सुनकर चपरासी आपे से बाहर हो गया। वह तैश में उसे बाह से पकड़कर घसीटने लगा। तुझे अभी पता चल जाता है कि कौन साला कुत्ता है। मैं तुझे मार मार कर। और उसने उसे अपने टूटे हुए बूट की एक ठोकर दी। स्त्री और लड़की सहमकर वहां से हट गई। लड़का एक तरफ खड़ा होकर रोने लगा। बाबू लोग भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ आए और उन्होंने चपरासी को उस आदमी के पास से हटा लिया।
चपरासी फिर भी बड़बड़ाता रहा, कमीना आदमी, दफ्तर में आकर गाली देता है। मैं अभी तुझे दिखा देता कि एक तुम ही नहीं, यहाँ तुम सब के सब कुत्ते हो। वह आदमी कहता रहा, तुम सब भी कुत्ते हो और मैं भी कुत्ता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग सरकार के कुत्ते हो, हम लोगों की हड्डियाँ चूसते हो और सरकार की तरफ से भौंकते हो। मैं परमात्मा का कुत्ता हूँ, उसकी दी हुई हवा खाकर जीता हूँ और उसकी तरफ से भौंकता हूँ। उसका घर इंसाफ का घर है, मैं उसके घर की रखवाली करता हूँ। तुम सब उसके इंसाफ की दौलत के लुटेरे हो। तुम पर भौंकना मेरा फर्ज है, मेरे मालिक का फरमान है। मेरा तुमसे अजली बैर है। कुत्ते का बैरी कुत्ता होता है। तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं अकेला हूँ, इसलिए तुम सब मिलकर मुझे मारो, मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मैं फिर भी भौंकता रहूंगा। तुम मेरा भौंकना बंद नहीं कर सकते। मेरे अंदर मेरे मालिक का नर है, मेरे वाहगुरु का तेज है। मुझे जहाँ बंद कर दोगे मैं वहाँ भौंकूंगा और भौंक भौंक कर तुम सबके कान फाड़ दूंगा। साले, आदमी के कुत्ते, जूठी हड्डी पर मरने वाले कुत्ते, दुम हिला हिला कर जीने वाले कुत्ते। बाबा जी बस करो, एक बाबू हाथ जोड़कर बोला, हम लोगों पर रहम खाओ और अपनी यह संतबानी बंद करो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा केस क्या है? मेरा नाम है 1226/7। मेरे माँ बाप का दिया हुआ नाम खा लिया कुत्तों ने। अब यही नाम है जो तुम्हारे दफ्तर का दिया हुआ है। मैं 1226/7 हूँ। मेरा और कोई नाम नहीं है। मेरा यह नाम याद कर लो, अपनी डायरी में लिख लो। वाहगुरु का कुत्ता 1226/7। बाबा जी आज जाओ, कल या परसों आ जाना। तुम्हारी अर्जी की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है। तकरीबन पूरी हो चुकी है और मैं खुद ही तकरीबन पूरा हो चुका हूँ। अब देखना यह है कि पहले कार्रवाई पूरी होती है कि पहले मैं पूरा होता हूँ। एक तरफ सरकार का हुनर है और दूसरी तरफ परमात्मा का हुनर है। तुम्हारा तकरीबन अभी दफ्तर में ही रहेगा और मेरा तकरीबन कफन में पहुंच जाएगा। सालों ने सारी पढ़ाई खर्च करके 2 लफ्ज ईजाद किए हैं, शायद और तकरीबन। शायद आपके कागज ऊपर चले गए हैं। तकरीबन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। शायद से निकालो और तकरीबन में डाल दो। तकरीबन से निकालो और शायद में गिरफ्त कर दो। तकरीबन 3-4 महीने में तहकीकात होगी। शायद महीने 2 महीने में रिपोर्ट आएगी। मैं आज शायद और तकरीबन दोनों घर पर छोड़ आया हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ और यहीं बैठा रहूंगा। मेरा काम होना है तो आज ही होगा और अभी होगा। तुम्हारे शायद और तकरीबन के गाहक ये सब खड़े हैं। यह ठगी इनसे करो। बाबू लोग अपनी सद्भावना के प्रभाव से निराश होकर एक एक करके अंदर लौटने लगे। बैठा है, बैठा रहने दो। बकता है, बकने दो। साला बदमाशी से काम निकालना चाहता है। Let him bark himself to death। बाबुओं के साथ चपरासी भी बड़बड़ाता हुआ अपने स्टूल पर लौट गया। मैं साले के दांत तोड़ देता। अब बाबू लोग हाकिम हैं और हाकिमों का कहाँ मानना पड़ता है, वरना। अरे बाबा, शांति से काम ले। यहाँ मिन्नत चलती है, पैसा चलता है, धौंस नहीं चलती। भीड़ में से कोई उसे समझाने लगा। वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। मगर परमात्मा का हुक्म हर जगह चलता है। वह अपनी कमीज उतारता हुआ बोला, और परमात्मा के हुक्म से आज बेलाज बादशाह नंगा होकर कमिश्नर साहब के कमरे में जाएगा। आज वह नंगी पीठ पर साहब के डंडे खाएगा। आज वह बूटों की ठोकरें खाकर प्राण देगा, लेकिन वह किसी की मिन्नत नहीं करेगा।
किसी को पैसा नहीं चढ़ाएगा, किसी की पूजा नहीं करेगा। जो वह गुरु की पूजा करता है वह और किसी की पूजा नहीं कर सकता। तो वह गुरु का नाम लेकर और इससे पहले कि वह अपने कहे को किए में परिणत करता, दो एक आदमियों ने बढ़कर तहमत की गांठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ लिया। बेलाज बादशाह अपना हाथ छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे जाकर पूछने दो कि क्या महात्मा गांधी ने इसीलिए इन्हें आजादी दिलाई थी कि ये आजादी के साथ इस तरह संभोग करें, उसकी मिट्टी खराब करें, उसके नाम पर कलंक लगाएं, उसे टकैतके की फाइलों में बांधकर जलील करें, लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करें। इंसान के तन पर कपड़े देखकर बात इन लोगों की समझ में नहीं आती। शर्म तो उसे होती है जो इंसान हो। मैं तो आप कहता हूँ कि मैं इंसान नहीं, कुत्ता हूँ। सहसा भीड़ में एक दहशत सी फैल गई। कमिश्नर साहब अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। वे माथे की त्योरियों और चेहरे की झुर्रियों को गहरा किए भीड़ के बीच में आ गए। क्या बात है? क्या चाहते हो तुम? आपसे मिलना चाहता हूँ साहब। वह आदमी साहब को घूरता हुआ बोला, 100 मरले का एक गड्ढा मेरे नाम अलॉट हुआ है। वह गड्ढा आपको वापस करना चाहता हूँ ताकि सरकार उसमें एक तालाब बनवा दे और अफसर लोग शाम को वहाँ जाकर मछलियाँ मारा करे। या उस गड्ढे में सरकार एक तहखाना बनवा दे और मेरे जैसे कुत्तों को उसमें बंद कर दे। ज्यादा बकबक मत करो और अपना केस लेकर मेरे पास आओ। मेरा केस मेरे पास नहीं है साहब। 2 साल से सरकार के पास है, आपके पास है। मेरे पास अपना शरीर और 2 कपड़े हैं। 4 दिन बाद ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें भी आज ही उतारे दे रहा हूँ। इसके बाद बाकी सिर्फ 1226/7 रह जाएगा। 1226/7 को मार मार कर परमात्मा के हुजूर में भेज दिया जाएगा। यह बकवास बंद करो और मेरे साथ अंदर आओ। और कमिश्नर साहब अपने कमरे में वापस चले गए। वह आदमी भी कमीज कंधे पर रखे उस कमरे की तरफ चल दिया। 2 साल चक्कर लगाता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। खुशामदे करता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। वास्ते देता रहा, किसी ने बात नहीं सुनी। चपरासी ने उसके लिए चिक उठा दी और वह कमिश्नर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। घंटी बजी, फाइलें हिली, बाबुओं की बुलाहट हुई और आधे घंटे के बाद बेलाज बादशाह मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। उत्सुक आंखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह फिर बोलने लगा, चूहों की तरह बिटर बिटर देखने में कुछ नहीं होता। भौंको भौंको, सबके सब भौंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भौंको कुत्तों, भौंको। उसकी भौजाई दोनों बच्चों के साथ गेट के पास खड़ी इंतजार कर रही थी। लड़के और लड़की के कंधों पर हाथ रखते हुए वह सचमुच बादशाह की तरह सड़क पर चलने लगा। हयादार हो तो साल मुंह लटकाए खड़े रहो। अर्जिया टाइप कराओ और नल का पानी पियो। सरकार वक्त ले रही है, नहीं तो बेहया बनो। बेहयाई 1000 बरकत है। वह सहसा रुका और जोर से हंसा। यारो, बेहयाई 1000 बरकत है। उसके चले जाने के बाद कंपाउंड में और आसपास मातमी वातावरण पहले से और गहरा हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखरकर अपनी जगहों पर चली गई। चपरासी की टांगे फिर स्टूल पर झूलने लगी। सामने के कैंटीन का लड़का बाबुओं के कमरे में एक सेट चाय ले गया। अर्जीनवीस की मशीन चलने लगी और टिक टिक की आवाज के साथ उसका लड़का फिर अपना सबक दोहराने लगा। PEN पेन पेन माने कलम, HEN हेन हेन माने मुर्गी, DEN डेन डेन माने अंधेरी गुफा। स्रोत पुस्तक प्रतिनिधि कहानियाँ, पृष्ठ 115। रचनाकार मोहन राकेश, प्रकाशन राजकमल, प्रकाशन संस्करण 2007।